नमस्कार, आप देख रहे हैं देश समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम जिला राजौरी के तहसील सुंदरवनी के गांव जोगी नाला में खड़े हैं और जोगी नाला में मेरे साथ रिटायर्ड नायब तहसीलदार पुरुषोत्तम सिंह जी भी हैं, जिन्होंने यहाँ बागवानी का काम शुरू किया है। रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने, आप देख सकते हैं, ये एक बाग अपना तैयार किया। आम का बाग है, इसमें नींबू के पेड़ हैं, इसमें संतरे के पेड़ हैं, और ये अभी भी मुझे ये बता रहे थे कि मैंने आंवला भी यहाँ तैयार करना है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, लोग जब रिटायर होते हैं तो घर में आराम करते हैं, जा कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन इनको ये बागवानी, हरियाली की तरफ इनका रुझान क्यों गया? पुरुषोत्तम लाल जी, पहले तो आपका दैनिक स्टेट समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब भी लोग रिटायर्ड होते हैं वो आराम करते हैं, खास करके जो आपका रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, उसके बाद क्योंकि बोझ बहुत होता है, आप आराम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ आप फिर बागवानी की तरफ क्यों आ गए? शर्मा साहब, मैं आपका वेलकम करता हूँ यहाँ आने का। तो मुझे कोई शौक़ नहीं था बागवानी का, ना ही मेरे जहन में कोई इस किस्म की बात थी। तो मेरी ड्यूटी तहसील सुंदरबनी में थी, तो अचानक ये आर शर्मा जी जो HOD हार्टिकल्चर हैं, ये अचानक तहसील में आए हुए थे। तो मुझे देख के वो मेरे पास कोई 10 मिनट बैठे, तो इन्होंने मुझे कहा कि नायब साहब, आप ऐसा करो कि आप आम के दरख्त लगाओ। तो मैंने कहा कि मैं पहले पानी चेक कराऊंगा, अगर पानी आ गया मेरे खेत में तो फिर मैं आपकी बात को मानूंगा। तो मैंने पानी चेक करवाया और पानी आ गया, तो मैंने बोरवेल भी निकाला है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे 200 पौधे आम के दिए, तो मैंने लगवाए। तो लगवाने के बाद मैंने मेहनत करता रहा, इनकी ऑन ड्यूटी भी करता रहा, और रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं ये ड्यूटी इनकी दे रहा हूँ। तो नतीजा ये हुआ कि ठीक है, आम के दरख्त अच्छी कंडीशन में हैं। टाइम टू टाइम आर शर्मा जी आते हैं। अभी डॉक्टर साहब भी आए हुए थे राजौरी से, श्रीनगर से, वो भी देख के गए हैं। आज आप भी आए हो, तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय। आम के बगैर और कौन कौन से पौधे जो आपने लगाए? आम के बगैर मैंने 100 पौधा, वो इसका 12 मासी नींबू लगाया है। 10-15 पौधे मैंने संतरे के भी लगाए हैं। तो कल मैंने 5-6 पौधे मैंने वो आंवले के भी लाए हैं। तो गरगल भी है, तो थोड़े थोड़े पौधे मैं सभी लगाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इनका आम का जो भाग है उसके बीच में इन्होंने कहा है कि 12 मासी नींबू जो है वो भी मैंने लगाए हैं, संतरे के कुछ पौधे लगाए हैं, और आंवला भी ये यहाँ लगवाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इस आम के बीच में, आम के बाग के बीच में भी आपको प्याज मिलेगा, आपको लहसुन मिलेगा। ये देख सकते हैं, प्याज मिल रहा है, लहसुन मिल रहा है, और इसके बीच में ये जो पौधे होते हैं, तकरीबन 8 फीट 9 फीट का बीच में गैप है। और इन पौधों के नीचे, जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, तो इन पौधों के नीचे आप हल्दी लगा सकते हैं, यहाँ अदरक लगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी और अदरक जो है इस छाया में भी वो हो सकती है। और ये जो सुंदरवनी का एरिया है आम के लिए, तो आपको पहले से मैं बताता चलूँ ये कि काफ़ी मशहूर होता है। मेरे साथ अरुण शर्मा जी जो HD हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, जिन्होंने तहसीलदार साहब को गाइड किया, और तहसीलदार साहब ने आज ये बाग जो है अपना तैयार कर दिया। मैं इन शर्मा साहब से जानना चाहूँ, शर्मा साहब, जिस तरह इन्होंने मुझे बताया है कि आप ऑफिस में गए, आपने इन्हें गाइड किया कि आप आम का बाग लगाओ, और इन्होंने आपकी बात मानकर आम का पेड़ लगाए, और आज ये बाग देख सकते, हरा भरा बाग देख के मन खुश होता है। और मुझे भी जैसे राजौरी में पता चला कि सुंदरबनी में एक आम का बाग जो है नायब तहसीलदार साहब ने तैयार किया, आप जाइए, और मैं सुबह वहाँ से खिंचा चला आया। धन्यवाद बालकृष्ण जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल मेरा तहसील कार्यालय में किसी कारणवश जाना हुआ, वहाँ से इनसे मुलाकात हो गई। तो इन्होंने बोला कि मैं अब इसी साल रिटायर हो रहा हूँ, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इनको कहा कि आप क्यों ना बागवानी का पेशा जो अपनाएं। तो इससे एक तो ये है कि आप फिजिकली फिट रहेंगे, तो दूसरा आपको जो मानसिक रूप से जो है वो भी ठीक रहेंगे, क्योंकि जो हरियाली के साथ जो जुड़ा रहता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही इंसान फिट रहता है। तो इन्होंने मेरी बात मान ली। मैंने चीफ साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें अच्छी किस्म के जो पौधे हैं वो आम के कहीं मंगवा के दें। उन्होंने कोलकाता से जो है वो केसर वैरायटी का आम है, जो बहुत ही, केसर और अल्फांसो जो है बहुत बड़ी हुई अच्छी वैरायटी मानी जाती है आम की, बढ़िया। तो वहाँ से उन्होंने मंगवा के हमें जहाँ दिए। फिर हम जहाँ पर आए, इनको पूरी गाइडलाइन दी कि कैसे कैसे पिट निकालने हैं, उनको कैसे वापस भरना है, लाइन कैसे मेंटेन करनी है। ये पूरा बाग जो है लेआउट में लगा हुआ है। इन्होंने जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे इन्होंने ये काम किया,
और 200 के लगभग इन्होंने केसर के प्लांट के जो पौधे लगाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे साल में ही इनमें जो है फ्रूट आना शुरू हो गया है। हालांकि हमने कहा कि एक साल इनसे फ्रूट नहीं लेना है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में जो है फ़र्क पड़ जाता है। तो दूसरे साल, अब तीसरे साल अब होने जा रहा है, तो ये अब उस पर जो फ्रूट अपना ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जो बीच में गैप थे, इनमें इन्होंने इंटरकल्चर ऑपरेशंस किए हैं, जहाँ पर इन्होंने 12 नींबू लगाया है। इसके अलावा प्याज और लहसुन की खेती भी ये कर रहे हैं। तो मैं बाकी किसानों को भी ये विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है कि किसानों की इनकम जो डबल से ज़्यादा करनी है, तो ये तभी संभव होगी कि जब आप बागवानी के साथ साथ जो है बाकी जो पेशे हैं वो भी अपनाएं। तो इन्होंने बोरवेल भी निकाला है, उसमें इनको काफ़ी जो है वो जहाँ पर सफलता मिली है, क्योंकि इनका सर्वाइवल जो है 100% है। अरुण जी, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, जो इन्होंने बागबानी लगाई है, इसमें से हार्टिकल्चर की तरफ से इन्हें जो सब्सिडी कितनी दी जाती है? सर, मैं आपको बताऊं कि इनको जो है जो ये प्लांट्स हैं ये फ्री ऑफ कास्ट दिए गए थे। इसके अलावा इन्होंने बोरवेल निकाला, उस पर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं इनको। तो डिपार्टमेंट की तरफ से हर तरफ की जो सहायता इनको मुहैया कराई जा रही है। जहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 2-3 साल से, जब से हमारे माननीय डॉक्टर राम सेवक जी ने चार्ज संभाला है, हमें पहले क्या होता था कि हमें एक लिमिटेड टारगेट होते थे किसी भी कंपोनेंट के। जब से उन्होंने चार्ज संभाला, हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड टारगेट आपके लिए, चाहे प्लांटेशन का मसला है, चाहे इरिगेशन का मसला है, तो हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आ रही है। अरुण जी, जिस तरह हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं, उनका भी अक्सर ये रहता है कि बागबानी की तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। कहीं भी बागबानी हो तो वो खुद जाते हैं, खुद वहाँ बागबानी की तरफ ध्यान देते हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि सुंदरबनी की 2-3 पंचायतें हैं जहां पर कोहरे का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। उनमें ये भी जोगीनाला भी विलेज आती है, तो जहां पर जो मैंगो की कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी पंचायतें हैं जहां पर काफ़ी कोहरे का प्रकोप रहता है सर्दियों के मौसम में, तो वहाँ पर नींबू जाति के जो पौधे हैं, जिनमें नींबू है, गरगल है, मौसमी है, किन्नू है, संतरा है, वो उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं लोग। इस साल भी हमने लगभग 60-70 हेक्टर के करीब जो प्लांटेशन जो है वो हमने कर दी है, और अभी भी जो चल रही है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बहुत ही जो अच्छी जो सब्सिडी जो वो दी जा रही है। उनको 1 हेक्टर पे 50,000 रुपया डिपार्टमेंट जो है वो सब्सिडी दे रहा है। और इसके अलावा जो अगर कोई बोरवेल निकालना चाहता है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है। अगर कोई बर्मी कंपोस्ट बनाना चाहता है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है पूरी इनको सहायता दी जा रही है। तो इसके लिए आप बोल रहे हैं कि इनको कैसे अप्रोच करें, तो मैं बताऊँ आपको कि हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं रखी है। सिंपल एक एप्लीकेशन कंसर्न सरपंच से रिकमेंड करवानी है इन्होंने, उसके साथ आधार कार्ड, अपना अकाउंट नंबर और ज़मीन की नकल जो है खसरा गिरदावरी की वो लगानी है साथ में। तो डीबीटी के जरिए जो सब्सिडी है वो इनके खाते में आ जाती है। तो कोई ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने जो है ये ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है। अगर ये किसान जो हैं वो दफ्तर नहीं आना चाहते, तो उसके लिए जो है ये ऑनलाइन हमारी एक ऐप है, जम्मू हार्टिकल्चर ऐप, उसमें जाकर ये ऑनलाइन भी अप्लाई किसी भी कंपोनेंट के लिए, चाहे वो प्लांटेशन के लिए है, चाहे वो इरिगेशन के लिए है, चाहे वो मैकेनाइजेशन के लिए है, वो अप्लाई कर सकते हैं। हम सुंदरबनी के गांव खब्बल में पहुंच चुके हैं, और गांव खब्बल में मेरे साथ एक किसान है। इन्होंने एक केमिकल तैयार किया है जो खाद को 45 दिन में तैयार करता है। मैं इन्हीं की जो से जानना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह ये तैयार होता है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम चमनलाल है। चमनलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने मुझे आज बर्मी दिखाई है, कि बर्मी जो होती है, बर्मी में हम डीकम्पोज डाल के किस तरह ये डीकम्पोज तैयार किया जाता है, क्योंकि बहुत से किसानों को पता नहीं है। हमारी जो खाद है, हम खाद ऐसे खेतों में डाल देते हैं, उससे कम से कम 7-7, 8-8 महीने लग जाते हैं खाद को तैयार होने में, बट वो तैयार नहीं हो पाती है। आज ये मैं पहली बार यहाँ ये देख रहा हूँ, और मेरा मानना ये है कि मेरे जम्मू कश्मीर में पहली बार ये चीज़ मैंने आज देखी है। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ से आपको आइडिया आया, किस तरह ये आप तैयार करते हैं? सर, ये बेस्ट डीकम्पोजर है। जे हमें पता चला था यूट्यूब के माध्यम से, तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि बेस्ट डीकम्पोजर की एक डिबिया मिलती है, तो जो मात्र 20 रुपये की है। हमने इसको ढूंढने के लिए लगभग 2 साल लगे। 2 साल के बाद मुझे जब ये मिली, जिस सज्जन ने मुझे ये दी, उसने बोला कि रजौरी पुंछ के पहले बंदे हैं आप जिसने ये चीज़ मांग रहे हो मेरे से। फिर उसने मेरे से ली, और मेरे को वो 20 रुपये भी नहीं लिए मेरे से, उसने मेरे को जो फ्री दी। कम से कम एक किसान तो मुझे मिला कि जो इसके बारे में जानता है। मैंने फिर उसी से, वैसे मुझे पहले भी मालूम था, लेकिन मैंने उससे जानकारी ली कि इसको कैसे तैयार करना है। फिर उसने मुझे बताया कि एक ड्रम लेना है, ड्रम में 200 लीटर पानी डालना है, उसके बीच 2 किलो गुड़ डालना है। सिंपल कोई भी गुड़ डाल सकते हैं, चाहे खाने लायक है चाहे नहीं है। उसके बीच आपने जो डिबिया है, इस डिबिया में डाल देना है एक बार। ये मदर कल्चर है, इसके बीच
इसका जो मदर कल्चर है, जो आपने कम से कम 50 या 20 लीटर एक ऐसे सेफ डब्बे में रख देना है, ताकि उसमें कोई बाहर की मक्खी शक्की या कोई चीज़ ऐसी एंट्री ना करे, ताकि वो मदर कल्चर आपका जीवित रहे। मैंने वो ऐसे ही स्टॉक रखा हुआ है अंदर। उसके बाद हमने वो वहाँ से 1 किलो केजी या उससे भी कम लेके हम 200 लीटर में डालना है, और ये आपका 7 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। शर्मा साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि ये जो बर्तन है, हम कौन सा बर्तन यूज कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा ड्रम में, ड्रम लोहे का भी होता है, ड्रम प्लास्टिक का भी होता है। आप हमारे माध्यम से लोगों को ये बताएं कि ये जो ड्रम है, ये ड्रम कौन सा ड्रम होना चाहिए, और कौन कौन से बर्तन हम इसे यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते? जी सर, इसमें सिर्फ एक बात है कि इसमें लोहे का प्रयोग नहीं करना है। आप किसी भी ड्रम, प्लास्टिक का ड्रम ले सकते हैं, मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं, और जो इसके बीच डंडी होगी वो जा लोहे की हो, तो जा वो प्लास्टिक की डंडी होनी चाहिए। तो जी भाई, ताकि लोहा नहीं इसमें इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने तक जहाँ से निकाल के आप लोहे की बाल्टी में भी डाल के नहीं ले जाना उधर। एक चीज़ आप हमारे किसान भाइयों को और बताएं, जिस तरह आपने ये डीकम्पोजर तैयार कर दिया है और हमारी खाद है, खाद के बीच में ये कितनी मात्रा में डालना है, उसको डालने का तरीका क्या है, ताकि हमारी खाद जो है, जिस तरह आपने कहा कि 45 दिन में हमारी जो खाद है वो तैयार हो जाती है? सर फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 1 क्विंटल गोबर है ना, 1 क्विंटल गोबर में जो 1 लीटर जो है बहुत है, उसको डाल के उसको ऊपर से डैम्प कर देना, ताकि उसमें सीधी धूप ना लगे, ताकि वो बीच से जो इसके बैक्टीरियाज होते हैं, जो बीच से इसका काम करता रहे। ये जिस तरह इन्होंने मुझे बताया है कि ये आपके पास अगर 1 क्विंटल गोवा है, 1 क्विंटल गोवा में 1 लीटर आप ये जो इनका ये तैयार किया हुआ मसाला ये आप डालेंगे। उसके बाद उस गोबर के ऊपर आपने कुछ नहीं करना है, जो हमारे वेस्ट घास होता है जो हम गाय भैंस को देते हैं, वही आप उठा के उसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि उससे जो डायरेक्ट धूप है वो डायरेक्ट धूप ना लगे। उसमें शर्मा साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या उस खाद को हम बीच बीच में कहीं 10-15 दिन में मॉइस्चर के लिए क्या पानी थोड़ा बहुत दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें आप पानी दे सकते हैं। पानी देने के बाद वो आपकी खाद जो है 45 दिन के अंदर अंदर आपकी वो खाद तैयार हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सब्जियां देखें आप किस तरह इन्होंने यहाँ सब्जियां, इनके यहाँ जो फ्रूट्स हैं किस तरह तैयार किए गए हैं, और यही खाद देते हैं। आपने देखा होगा ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, हाइब्रिड पेड़ पौधे ये लगाते हैं, और उसमें जो खाद है, खाद इनकी जो देसी खाद है, हमारी गोबर है, गोबर ही देते हैं। और दिखाना चाहता हूँ जो आज मैंने भी पहली बार देखी है, डीकम्पोजर जो है उसमें ये पत्थर डाले गए हैं, और 10 किस्म के पत्थर हैं। ये देख सकते हैं आप, 10 किस्म के पत्थर हैं। ये आपने कैसे खरीदने नहीं है, जहाँ आप जा रहे हैं वो एक आपने पत्थर उठा लेना है, और ये पत्थर आपने इस मटके में डालने हैं। मटके में डालने के बाद या पानी डाल रहे हैं, पानी डालने के बाद उसमें से थोड़ा सा डीकम्पोजर जो उन्होंने तैयार किया हुआ है वो डाल देते हैं। और मैं इन्हीं से ये जानना चाहूँगा कि ये कितने दिन के बाद तैयार हो जाता है, और ये जो पानी है, ये पानी कौन कौन से पौधों को ये काम देता है? जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कौन कौन से पत्थर कहाँ से आप लाते हैं, और ये जो पानी है कितने दिन में तैयार हो जाता है? सर, ये जो ऐसा प्रोडक्ट है कि आपने कहीं से इसको खरीदना नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप जहाँ भी जाओगे, अलग अलग किस्म के कम से कम 10 टाइप के पत्थर, जिसमें कुछ भी हो सकता है, ये सभी लाने हैं आपने, और बेस्ट डीकम्पोजर इसमें डाल देना है। ये 20 से 21 दिन में ये तैयार हो जाता है। आप किसी भी पौधे पे, जैसे नींबू, आम, गरगल, किसी भी पेड़ पौधे पे आप इसको 250 ml पर पंप, 16 लीटर में 250 ml पानी डालना है और स्प्रे कर देना है। आप खुद ही इसका फ़र्क देखोगे कि इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नींबू का पेड़ है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर हर पत्ते यहाँ कम होंगे, फूल ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये इन्होंने इसको डीकम्पोजर किया हुआ है, स्प्रे किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ये जो हमारे किसान हैं वो खुद रिसर्च करते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा, आपका कोई पैसा नहीं लगना है। इन्होंने कहा कि जो मुझे डिबिया मिली थी उसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। एक बार लाइफ में आपने लेनी है, उसके बाद वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और जो ये डीकम्पोजर ने तैयार किया हुआ है, पत्थर डाल के मटके में 10 किस्म के पत्थर लाए हैं। 10 किस्म के पत्थर लाने के बाद 20 दिन के बाद ये पानी इनका तैयार हो गया, और इन्हें स्प्रे करना है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे छुपे रुस्तम, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर सुंदरवनी गांव, खबला गांव के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने ये सारा कुछ तैयार किया। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा कैमरा घुमाएंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर हरा भरा धनिया, शलगम के पेड़, चेरी आप देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी किस तरह से यहाँ अभी तैयार हो चुकी है। अभी हमारे जो खास करके कंडी के लोग हैं उन्होंने ज़मीन तैयार नहीं किया, और इनके यहाँ स्ट्रॉबेरी तैयार हो चुकी है। सब्जियाँ आप देख सकते हैं किस तरह पूरा ये जो खेत है, यहाँ गोभी का बाग देख सकते हैं किस तरह गोभी का बाग है। और ये खाली सब्जियां नहीं लगाते हैं, ये हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों को मिला के आप देख सकते हैं कि ये यहाँ काम कर रहे हैं।
पेड़ के नीचे जहाँ थोड़ी सी इनको जगह मिलती है वहाँ ये छोटी मोटी सब्जी भी तैयार करते हैं। 200 पेड़ दिए और 200 में से 198 पेड़ जो लग चुके हैं, और वो भी एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार जो सारी उम्र ऑफिस में बैठे रहे, बेल बजा के वो चाय पीते रहे, लेकिन आज अपने खेत में खड़े हैं और उन्होंने कहा मुझे आज सुकून है, क्योंकि मैं इन खेतों में जब बैठता हूँ तो मुझे आज भी वो तरोताज़ा वो मिला है मुझे। धन्यवाद बालकृष्ण जी। मैं आपको बताऊं कि जो चमन लाल जी जो हैं, इनका जो फार्म है, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बेस्ट मॉडल है। इन्होंने ना केवल एग्रीकल्चर बल्कि हार्टिकल्चर, स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन की हुई है। इसके अलावा इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का भी जो काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग है उसको अपनाया है। उसका नतीजा ये निकला है कि आज इनकी जो ये अपने पाँव पे खुद खड़े हैं और इनको कोई भी नौकरी की ज़रूरत जो कहते हैं हमें नहीं है। हालांकि इनकी अपनी जो बेटी है वो वहाँ पर MBBS जो है वो दिल्ली में कर रही है। तो ये जो सारा खर्चा परिवार का है जो इसी खेती बाड़ी से चलाते हैं। और इनको जो ये अपना कृषि करने का जो मिला था, ये इनके फादर साहब हैं, जो आप आगे आइए जी, भगत राम जी ये हैं। तो ये जो है इन्होंने खेती बाड़ी का की जो शुरुआत की थी, उसी परंपरा को ये चमन लाल जी आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने शर्म नहीं की कि मैं जो खेती बाड़ी के अलावा कोई और नौकरी ढूंढूं। इन्होंने इसी को अपनाया और आज ये अपने पाँव पे खुद खड़े हैं। ये 80 साल की एज में भी अपने बच्चों को, जो ये पहले खेती बाड़ी खुद करते थे, आज इनके बच्चे ही ये खेती बाड़ी करते हैं। वही जो काम इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया और आज खुश हैं। और इन्होंने कहा 80 साल की उम्र में भी अभी भी मैं अपने खेतों में जाके अपने पेड़ पौधे देखता हूँ, उनको ये पानी देते हैं। मैं अरुण जी से ही एक चीज़ जानना चाहूँगा। अरुण जी, जिस तरह हमारे यहाँ से टूर जाते हैं लोग, बेहते आप जाएँ पंजाब में जाएँ, आप राजस्थान में जाएँ, आप वहाँ जाएँ, क्यों ना आप इन लोगों को, जो हमारे खासकर राजौरी पुंछ के लोग हैं, ये जो कल्चर हमारे सुंदरबनी में है, क्यों ना उन लोगों को ला के यहाँ ये मॉडल दिखाया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छा हमें जो सलाह दी है। जहाँ के जो किसान हैं वो तो जहाँ आते रहते हैं, उनको हम लाते हैं ग्रुप बना के, जहाँ पर तकरीबन हर 15 दिन में वो जहाँ पर टूर करते हैं। क्योंकि जब भी इनका कभी गोभी का सीजन आता है तब ले आते हैं, कभी इनकी जो स्ट्रॉबेरी, अभी पिछले दिनों ही जहाँ पर किसान आए थे तो स्ट्रॉबेरी की कैसे कल्टीवेशन करते हैं वो उनको हमने लाइव मॉडल जहाँ पर बताया था। तो ये आपकी अच्छी सलाह है कि अगर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के फार्मर है वो भी जहाँ आएँ तो वो देख के सीख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं और उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये अरुण जी हैं जो हार्टिकल्चर के HD हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह यहाँ हमारी सरकार लाखों रुपए खर्च करके हमारे किसान भाइयों को बाहर भेजती है, आप जाओ वहाँ खेती बाड़ी का आप देखो, लेकिन मेरे सुंदरबनी के अंदर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खेती यहाँ हो सकती है। यहाँ के जो फार्मर हैं, ये उन्हें, जो हमारे खासकर राजौरी पुंछ के कंडी एरिया के लोग हैं, उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए, एक बार यहाँ विजिट कराना चाहिए। और डीसी साहब को भी उन लोगों को बाहर ना भेज के यहाँ सुंदरबनी के अंदर विजिट कराएं। ये कोई दूर दराज नहीं है, अगर सुबह हमारी गाड़ी आती है तो शाम को लोग अपने घरों में जा सकते हैं। ये यहाँ आके देख सकते हैं कि यहाँ जो नए नए तरीके हैं हमारे किसान भाइयों के, वो सीख सकते हैं। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सेठ समाचार, खबला गाँव, राजौरी।